नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल इस वीक हमारी कंसेप्ट क्लास की सीरीज़ चलेगी और कॉन्सेप्ट्स को मेनली ध्यान देते हुए हम जो है इस वीक के सेशंस को करेंगे। कल आईसीटी इन एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आज आईसीटी इन एजुकेशन का सेकंड पार्ट देने की बजाय आज हम मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे। सेकेंड पार्ट कल करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा कंटेंट की एनरिचमेंट हो, पता चले कि कौन कौन से कंटेंट को कवर करना है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं हम काफ़ी लंबे समय से और पिछले अभी जो DSSB की वैकेंसीज आई हैं, अगर तब से आप मेरे से जुड़े हुए हैं और अगर आपने एडवांस साइकोलॉजी की क्लास अटेंड करी हुई है तो आज की क्लास से आप ये समझ जाएंगे कि क्यों हमको किताबों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज की इस क्लास से आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कैसे हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि एग्ज़ाम में हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएं। तो आज हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। हालांकि ये बहुत ही बड़ा ब्लॉक है। तो आज हम मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर मेजरली जो हमारे क्लासरूम प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है, आज हम बेसिकली उसी के ऊपर जो है अपनी गहन चर्चा करेंगे। इस वाले बिंदु को काफ़ी गहराई से समझेंगे और इस वाले टॉपिक में कोशिश करेंगे कि आज के बाद हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है। टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़े हो और एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर रखा है। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री एंड पेड कोर्सेज मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऐप होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आज हम सीखेंगे क्या, मेजरली हम लोग दो बातों पे चर्चा करेंगे आज। मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेसेस, मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग, इन दो बिंदुओं पे बात करेंगे। टीएलएम पे भी चर्चा करना चाह रहे थे लेकिन टीएलएम अपने आप में एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है, तो उसको कंप्रीहेंसिव तरीके से ही अगर हम कवर करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए हम सेपरेट कंसेप्ट क्लास करेंगे। तो चलिए क्लासरूम प्रोसेस को समझते हैं कि क्लासरूम प्रोसेस होती क्या है और उसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं। पॉइंट को समझिए, जब हम क्लासरूम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए जनरली होता क्या है, आप किसी क्लास के टीचर होते हैं, ठीक है। आप दो तरह के व्यक्ति रोल में काम करते हैं, या तो आप क्लास टीचर होते हैं, ठीक है, या आप सब्जेक्ट टीचर होते हैं, है ना। या तो आप क्लास टीचर होंगे या तो आप सब्जेक्ट टीचर होंगे। क्लास टीचर है तो आपके पास क्लास की जिम्मेदारी है, सब्जेक्ट टीचर है तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर हो गई बात। अगर इस क्लास में ना ही कोई टीचर है और ना ही कोई स्टूडेंट है तब तो ये खाली कमरा है। ठीक बात। अगर इस क्लास में कोई है ही नहीं तो ये एक खाली कमरे के बराबर है। खाली कमरा ही है, मतलब ये जीरो के बराबर है। ये क्लासरूम तब बनती है जब यहाँ पर एक टीचर खड़ा हो और टीचर के सामने जो है बच्चे हो, तो ये अपनी क्लासरूम बन जाती है। और जब टीचर और स्टूडेंट सामने होते हैं तो कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़े रहते। टीचर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जो बच्चों के लिए एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिसको सेट करके टीचर इस क्लास में कोई ना कोई एक्टिविटी करा रहा होता है। एक्टिविटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप मतलब नाच गा रहे हैं। एक्टिविटी का मतलब एनीथिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन द क्लासरूम इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। वो एक क्रियाकलाप है जो कक्षाओं में हो रही है। और जब कोई भी एक्टिविटी क्लास में हो रही होती है, मतलब कुछ भी हो रहा है, टीचर जैसे ही क्लास में आता है तो कंप्लीटली क्या होता है, एक प्रोसेस चालू हो जाता है। क्योंकि क्लासरूम के अंदर आप घर की तरह तो काम करते नहीं कि भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मार दिया, डंडे डाल दिए, टीवी चला दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा तो नहीं करते। यहाँ पर सब कुछ पहले से सेट होता है। अगर सब कुछ पहले से सेट है तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड प्रोसेस भी है। क्या है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड प्रोसेस भी है। और ये जो प्री डिफाइंड प्रोसेस है ये क्या करता है, हमको गाइड करता है कि हम कैसे अपनी क्लास को ठीक तरीके से आगे लेके चलें।
अब ये जो मेजरली क्लासरूम के प्रोसेस हैं, जिसके बारे में हमको गाइडेंस है, जिसके बारे में हमको पता है कि हमारी क्लास में ये चीज़ें हैं और हमको ये चीज़ें करनी है। अब समस्या क्या होती है कि सब कुछ पता होने के बावजूद हम जो है कई बार क्लास को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। हम क्या कर होता है, कई बार क्लास को हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, हम ठीक से क्लास में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट की जो स्किल है ना, ये थोड़ी सी कमज़ोर है। क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल थोड़ी सी कमज़ोर है। कंटेंट में आप मास्टर होंगे, ओके, वेरी गुड, कंटेंट में आप मास्टर हैं, वेरी गुड, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्लासरूम पेडागोजीज का भी ज्ञान होना चाहिए। आपका क्लासरूम कंट्रोल भी होना चाहिए, आपका क्लासरूम कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ अगर मिसिंग है तो आप अपना बेहतर से बेहतर ज्ञान भी बच्चों तक सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्लासरूम कंट्रोल की समझ होना किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, केवल कंटेंट का आना, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि किसी टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है। तो कभी भी किसी टीचर के लिए कोई एक क्वालिटी, एक सिंगल क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एक अच्छे टीचर के लिए मल्टीपल क्वालिटीज़ का एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर को कंटेंट की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, टीचर को अच्छे टीचिंग पेडागोजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, टीचर को अच्छे TLM चूज़ करने की जो है स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छा क्लासरूम कंट्रोल भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एक अच्छे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है काम आते हैं। हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि व्हाट आर द बेसिक स्किल्स अ टीचर रिक्वायर, यानी कि एक बेसिक स्किल टीचर के पास क्या होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीचर को भाई कंटेंट का ज्ञान होना चाहिए, मान सकते हैं। लेकिन जब इंपॉर्टेंट स्किल की बात आएंगी तो ये सारे स्किल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा वो क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो PhD वालों को भी प्राइमरी टीचर बनने का मौका दिया जाता। उनके पास ज्ञान ज़्यादा है लेकिन उस क्लास की पेडागोजी नहीं है, यही कारण है कि उनको इसमें अलाउ नहीं किया जाता। और यही मुद्दा B.Ed के साथ भी चलता है कि वाई B.Ed कैंडिडेट्स आर गेटिंग चांस टू टीच इन प्राइमरी क्लासेस। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो क्लासरूम प्रोसेस के बारे में हम समझ गए कि भाई क्लासरूम का तो ये प्रोसेस होता है। अब हम जानेंगे कि हम अपने क्लासरूम को कैसे बेहतर बना सकते हैं और ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, उन फैक्टर्स को हम अच्छे से निचोड़ने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो अगर हम वैसे तो देखिए हर एक टीचर जो है अपने दिमाग से काम लेता है और हमारी जो क्लासरूम होती है ना वो डायनेमिक होती है। ठीक है, एक क्लासरूम के अंदर यूज़ किया गया कोई भी रूल किसी दूसरे क्लासरूम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा सही तरीके से, ये हम नहीं कह सकते। तो क्लासरूम तो डायनेमिक है, तो हमको पता होना चाहिए कि अ टीचर शुड ऑल्सो बी डायनेमिक। टीचर भी अपने क्लासरूम को लेकर के डायनेमिक होना चाहिए। जैसी क्लास की स्थितियाँ हैं उसी अनुसार उसको अपनी पेडागोजीज को भी चेंज करना चाहिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, ना ही केवल अचीव करे बल्कि इफेक्टिवली अचीव करे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो यहाँ पर अगर हम कंटेंट को समझें तो मेजरली क्लासरूम प्रोसेस के अंदर 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इफेक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो बच्चे सीखेंगे, जहाँ पर बच्चे एक्टिविटी करेंगे या फिर जहाँ लर्निंग बाई डूइंग हो रहा होगा, उस वाली स्थिति को मैनेज करना। दूसरा, समय को और स्पेस को मैनेज करना। तीसरा, बच्चों के अंदर मोटिवेशन और डिसिप्लिन को मैनेज करना। ये पांचों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखो, इसमें लर्निंग इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से कोई भी मिस हो गया तो आपकी क्लासरूम जो इफेक्टिवनेस है वो खराब होते जाएगी। हमको कम खराब नहीं देखना है, हमको सबसे अच्छे की तरफ जाना है कि कौन सा इसमें सबसे अच्छा होगा। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशंस और इसको कवर करते हैं। जब आप लर्निंग सिचुएशंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं कि क्रिएटिंग अ लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ ऐसा किया जाए। देखो, लर्निंग सिचुएशन को मैनेज करने का मतलब है कि वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए यानी कि उनकी मेंटल एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए, कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए कि भाई सही साउंड हो, यानी कि जो टीचर बोल रहा है वो सही तरीके से बोल रहा हो। टीएलएम बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर चूज किए जाने चाहिए ताकि बच्चा उसको समझ पाए, ना तो उसके लेवल से ज़्यादा हो ना ही उसके लेवल से कम हो। कॉन्क्रीट इफ रिक्वायर्ड, कॉन्क्रीट हमको एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए, कॉन्क्रीट टीएलएम उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो बच्चे, यानी कि एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड विच इज अकॉर्डिंग टू देयर एज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग सिचुएशंस को कंट्रोल करना तो हम सीख गए। इसके अंदर एक कंटेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्नर फ्रेंडली अगर एनवायरनमेंट क्रिएट कर, सबसे पहले क्रिएट करेंगे, मेन पॉइंट तो यही है कि लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करें। अब यहाँ पर आता है कि कितने तरह के क्लासरूम एनवायरनमेंट हो सकते हैं। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द टाइप ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि कितने कितने तरह के जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट हो सकते हैं। फ्रेंडली की मैं बात नहीं कर रहा, मैं क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट मेजरली आप 3 तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होगा डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक होगा एडिक्वेट एनवायरनमेंट क्लासरूम, या फिर तीसरा होगा ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट। इन 3 नामों को याद कर लीजिएगा, और अगर आप क्लास के साथ नोट्स बना रहे हैं तो उसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला आ गया डिसफंक्शनल, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि एक कंप्लीटली इनडिसिप्लिन जो क्लास होगी, ठीक है, इनडिसिप्लिन जो क्लास होगी वो डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट में होगा, जहाँ पर टीचर का क्लास में कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो वो चुप बैठते हैं ना ही टीचर उनको चुप करवा पाता है। टीचर अपने मगन में, अपने काम में मगन होता है, बच्चे अपने काम में मगन होते हैं। ऐसी कक्षाओं को आमतौर पर हम डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट की कैटेगरी में बांटते हैं। दूसरा होता है एडिक्वेट क्लासरूम, मतलब जहां पर बस ले दे के काम चल रहा है, बस काम चल रहा है, ठीक है। अधिकतर जो स्कूल्स होते हैं वो एडिक्वेट क्लासरूम में ही चलते हैं। भाई किसी तरीके से काम चल रहा है, बस ठीक है, पेरेंट भी अपना चल रहा है काम, बच्चों का भी चल रहा है काम, बच्चे पास हो रहे हैं, बस इतना ही, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कोई क्रिएटिवली हमको आगे काम नहीं करना, बस किसी तरीके से काम चला दो, दैट्स इट। एक होता है ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट में, यानी कि जब कुछ सारी चीज़ें कैसे चल रही हो, ऑर्डर में, यानी कि एज पर सिस्टम, जब क्या हो रहा हो, एज पर सिस्टम काम चल रहा हो तो उसको हम कहेंगे ऑर्डरली क्लासरूम। अब एज पर सिस्टम यानी कि जो रूल्स हैं उसको माना तो जा रहा है, अब इस रूल को मानने के 2 अलग अलग जो है तरीके हो सकते हैं। पहला, जहाँ पर ऑर्डरली है लेकिन रेस्ट्रिक्टिव है, यानी कि प्रतिबंधित है, कोई भी काम करना पहले से सेट है कि ये करना है, ये नहीं करना है, यानी कि ऑल द इवेंट्स आर प्रॉपरली मैनेज्ड एंड इट इज़ रेस्ट्रिक्टिव, मतलब जहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ये ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकते, तो ऑर्डरली रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आता है। दूसरा आता है ऑर्डरली इनेबलिंग लर्निंग। ये जो होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये वाला जहाँ पर ऑर्डरली है, यानी कि एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड, जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ही सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। क्लियर हो रही है बात? और बच्चा भी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली जो है काम कर रहा है। तो ये हो गया ऑर्डरली चाइल्ड। समझ पा रहे हैं चीज़ को? ये अगर क्लासरूम सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली जो सिचुएशन है वो सबसे बेहतर सिचुएशन होती है। करेक्ट? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, लर्निंग सिचुएशंस को तो हमने समझ लिया कि लर्निंग सिचुएशन को हम कैसे कवर कर सकते हैं। मेनली लर्निंग सिचुएशन जो है वो जो डिपेंड करती है कि हमारी क्लासरूम में किस तरीके से जो है इवेंट चल रहे हैं। तो हमने जो क्लासरूम फ्रेंडली जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना समझ लिया। अब लर्निंग सिचुएशन में अब हम देखेंगे
कि भाई क्लासरूम के अंदर जो क्लासरूम प्रोसेस है, कि क्लासरूम प्रोसेस को हमको मैनेज करना है, उसमें जो सेकेंड एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं दोबारा याद दिला दूँ कि हम लोग इसको कर रहे हैं कि लर्निंग सिचुएशंस को कैसे कवर करेंगे। तो हमने लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीख लिया। अब हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को समझेंगे और ग्रुप लर्निंग को समझेंगे। इन 3 कंटेंट को हमको समझना है। सबसे पहला काम, हमको बच्चों को एक अच्छा लर्निंग सिचुएशन, मतलब बच्चों को पढ़ने देना है, अच्छे जहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, तो सबसे पहले उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, फिर वहाँ पर ग्रुप में भी बच्चों को पढ़ाओ और इंडिविजुअलाइज भी पढ़ाओ। दैट इज ऑल इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड में तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना ये पढ़ना आसान है, करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशन है वो IEP की पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जैसी जिसकी काबिलियत, मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको काम, वैसी उसको एक्टिविटीज़ और वैसा ही उसका उसका स्किल डेवलपमेंट। दैट इज़ व्हाट द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज। क्योंकि मेरी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, उनका किसी काम को करने का तरीका अलग है, किसी काम को सीखने का तरीका अलग है, लर्निंग मेथड्स उनके अलग हैं, उनका लर्निंग स्टाइल अलग है। ठीक है, उनके अपने अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, एम्स हो सकते हैं, अलग अलग वोकेशन हो सकता है, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। उसके बेसिस पर उनकी सारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने लर्निंग गोल्स को अचीव करना और अपने क्लासरूम ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यही एक सक्सेसफुल टीचर की निशानी है। सुनने में काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप एक सफल टीचर हैं और अगर आप अपनी क्लासरूम सिचुएशंस को अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, तो निसंदेह आप जो है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को भी अच्छे तरीके से अपनी क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हो जाती है तो उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ग्रुप लर्निंग। यानी कि अब हमने इंडिविजुअल को पढ़ाना सीख लिया। सबसे पहले तो हमने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दिया। अब एनवायरनमेंट में बच्चे कभी अपनी मर्जी से अकेले सीखते, कभी ग्रुप में सीखते हैं। तो जब ग्रुप में सीखते हैं तो असल में वहाँ पर टीचर का काम फैसिलिटेशन का होता है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ग्रुप आपस में खुद किसी काम को करके सीखे, यानी कि भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल आधारित है। लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि ग्रुप लर्निंग के अंदर ग्रुप कैसा होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है कि मैं क्लासरूम में कैसा ग्रुप बनाऊं। अलग अलग तरह के ग्रुप फॉर्मेट्स होते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे एक होता है एबिलिटी ग्रुपिंग, जिसको हम होमोजीनियस ग्रुपिंग कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब हो गया एक जैसा, बिल्कुल समान ग्रुपिंग, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस ग्रुपिंग। दूसरा आता है इंटरेस्ट, जहाँ पर रुचि के हिसाब से हम बच्चों को जोड़ रहे हैं। कुछ होता है ग्रुपिंग बाय चॉइस, बच्चे खुद कह रहे हैं कि मुझको इस ग्रुप में शामिल होना है। और तीसरा होता है हेट्रोजीनियस रैंडम, जैसा जैसा आए वैसा वैसा कर दो। ठीक है, इस रैंडम के अंदर भी कुछ होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और एक होता है स्कैटर्ड। सबसे पहले हम एबिलिटी ग्रुपिंग देखते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन करते वक्त या फिर नॉर्मल हमारी थिंकिंग के हिसाब से हम जो है डी वाले को ठीक कर लेते हैं कि हेट्रोजीनियस कर दो भाई। एक इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए और उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर कुछ कमज़ोर बच्चे भी हों और हर तरह के बच्चे हों, ताकि कमज़ोर बच्चा भी उससे सीखे। बहुत अच्छी बात है, हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन भी किया है और ग्रुप क्रिएशन के वक्त इस पॉइंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हुए हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया है। लेकिन हर बार हेट्रोजीनियस ग्रुप हम बनाएं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। यहीं से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जागृत होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे स्कूल में जो है वॉलीबॉल का एक मैच होने वाला है। ठीक है, वॉलीबॉल का एक मैच होने वाला है 8th A और 8th B में। ठीक है, सेक्शन वाइज है, सेम एज है, तो 8th A और 8th B के बीच में वॉलीबॉल का मैच होने वाला है। तो आप जिसको, जो क्लासरूम में टॉपर है, जो क्लासरूम में कमज़ोर है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप ग्रुप करेंगे या फिर एबिलिटी के अनुसार करेंगे कि भाई किसका इसके अंदर इंटरेस्ट है और किसकी एबिलिटी है। इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों को ध्यान में रख के ग्रुप बनाएंगे या फिर हेट्रोजीनियस बना देंगे कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो। नो, यहाँ पर आप बच्चे की एबिलिटी देखेंगे कि बच्चा कितना योग्य है इस खेल के लिए, और उस एबिलिटी में सभी को मौका मिलेगा अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का। उसमें जो बेस्ट होंगे आप उनको चूज करेंगे और उनको चूज करने के बाद आप क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो होमोजीनियस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जब आप इसको पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप, डेफिनेटली इट इज़ अ गुड थिंग इन लर्निंग प्रोसेस। लेकिन आपके जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी क्लास में जब आपको ग्रुप क्रिएट करने होंगे। तो हर बार आंख बंद करके ये मत ग्रुप क्रिएट कर देना। डिपेंड करता है कि जिस समय जैसी स्थिति हो उस समय कैसा, कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट होगा।
क्लियर। तो हमने क्लासरूम प्रोसेस के अंदर जो है लर्निंग सिचुएशन को कवर कर लिया। हमने जाना कि सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टेप समझो। क्लासरूम में लर्निंग सिचुएशन को हम 3 स्टेप में कवर करेंगे। पहले, अच्छा लर्नर फ्रेंडली सिचुएशन क्रिएट कीजिए। अकेले कैसे पढ़ा सकते हैं और ग्रुप में कैसे पढ़ा सकते हैं उसको समझिए। फिर आता है टाइम एंड स्पेस को मैनेज करना। टाइम का मतलब होता है टीचिंग टाइम, आपको कितना समय पढ़ाना चाहिए, आपका जो जितने समय आप पढ़ा रहे हैं उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि 40 मिनट्स का एक पीरियड है, तो टोटल मिलाकर के एक जो प्राइमरी टीचर होता है उसको 45 आवर का टीचिंग टाइम उसको मिलता है, यानी कि 45 आवर्स जो होता है एक वीक के अंदर उसको क्लासरूम में पढ़ाना होता है। ठीक है, क्लासरूम पढ़ाना इन द सेंस कि यहाँ पर टीचिंग प्लस प्रिपरेशन दोनों टाइम बच्चों को, टीचर को दिया जाता है कि इतना घंटा इसको पढ़ाना है और इतना घंटा प्रिपरेशन। टोटल 45 आवर्स का एसएसए के अंतर्गत, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम देखें तो 45 आवर्स का टाइम जो है वो अलॉटेड है। आरटीई के अंदर भी 45 आवर्स का टाइम अलॉटेड है एक प्राइमरी टीचर के लिए। तो उसको कैसे मैनेज करना, सबसे पहला 45 घंटे, और फिर उसके बाद अगर एक क्लासरूम में 40 मिनट का वो पीरियड ले रहा है तो इस 40 मिनट को कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम डिस्कशन पे देना है, कितना टाइम जो है एक्सप्लेनेशन पे देना है, कैसे करें कि सिलेबस स्टिपुलेटेड टाइम में इफेक्टिव तरीके से हम कंप्लीट कर पाए। दूसरा आता है स्पेस। स्पेस का मतलब हो गया क्लासरूम का जो स्पेस है उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। स्पेस के अंदर मेजरली आता है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एंड बाकी जो टीएलएम्स और जो एड्स होते हैं आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आ गया मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आपको समझ में आ गया, एक तो हो गया टोटल टाइम, और एक हो गया जो आपका टीचिंग टाइम है। टीचिंग टाइम में जो 40 मिनट्स का जो टाइम है, तो आप इफेक्टिवली नंबर 1 इसको लेसन प्लान के अनुसार जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लासरूम स्पेस की अगर हम बात करें तो क्लासरूम स्पेस को कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मान के चलो ये कई बार पेपर में अलग तरीके से डिस्कशन बेस्ड आ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लो आपको लेक्चर दे रहे हो तो यहाँ पर आप रहोगे, पीछे यहाँ पर बोर्ड जो है यहाँ पर रहेगा, ऐसे ऐसे आप लेक्चर दे रहे हो और आपके सामने ऐसे बच्चे बैठे सकते हैं, हर एक बच्चा सुनेगा। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको क्लासरूम उस तरीके से नहीं करनी पड़ेगी, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आप दे रहे हो तो एक बच्चा यहाँ बैठा होगा, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक यहाँ, 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 तो हर एक बच्चे की नज़र जो है इस पर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो जो सबसे पीछे वाला बच्चा होगा उसको ये दिखाई नहीं देगा। मतलब एक्टिविटी के अनुसार आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जो आपकी जो टीचिंग है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है, बच्चों तक सही तरीके से उसी तरीके से पहुँचे जैसे आप बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो टाइम एंड स्पेस को कवर करना हमने सीख लिया। अब हम जानेंगे कि क्लास में मोटिवेशन और डिसिप्लिन को कैसे कवर करें। मोटिवेशन आपको पता है ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, और मोटिवेशन से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, जो कि बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करना है अपने क्लास में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, आप जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाए और बच्चे को काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए। ध्यान रखिएगा, बच्चे को मोटिवेट करना किससे, ताकि जो लर्निंग गोल्स हैं वो अचीव हो। मोटिवेट करके ये नहीं कि बच्चों को मोटिवेट किया और वो मेरे लिए पानी लेके आ रहा है, वो नहीं। यहाँ पर मोटिवेट करना है कि जो आपके लर्निंग गोल्स हैं बच्चों के लिए जो आपने सेट किए हैं, बच्चा उसको अचीव कर पाए, इफेक्टिवली वो उसको अचीव करे, और कैसे वो अपने आप को अपग्रेड करे, इसके लिए उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट करने के लिए ऐसा नहीं कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है थ्रू फैसिलिटेशन, प्रेज, उसको शाबाशी देके, फेक शाबाशी नहीं, उसको शाबाशी देके, और शाबाशी प्रेज का मतलब इफेक्टिव प्रेज भी आपने सुना होगा कि बच्चे को बताया जाए कि आपने कहाँ बढ़िया किया और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्रिटिकल उसको बताया जाए। ऐसा नहीं अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, नो, दैट इज नॉट एन इफेक्टिव मोटिवेशन। इफेक्टिव मोटिवेशन मीन्स जब बच्चे को पता चले कि वो कहाँ बेहतर है और कहाँ स्कोप है इंप्रूवमेंट का, दैट इज परफेक्ट मोटिवेशन। उसके बारे में हम लोग जो है इस वाले पॉइंट में कवर करते हैं। और तीसरा आता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं कि आपका जो मेनली जो डिपेंड करता है वो लेसन प्लान पे डिपेंड करता है कि आपका लेसन प्लान कितना इफेक्टिव है। बाकी इसके अंदर कुछ और भी रोल्स हैं जो कवर करते हैं। वो आता है आपके कम्युनिकेशन का स्किल, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपकी क्लासरूम में कैसी सिचुएशन है, पंखे हैं कि नहीं, गर्मी का मौसम में पंखे हैं नहीं, गर्मी झुलस रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है, और आप पढ़ा रहे हो,
भाई पढ़ेंगे नहीं, बच्चा कितना भी पढ़ना चाहेगा लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। सो डिसिप्लिन डिस्टर्ब होती है इन सब चीज़ों के कारण। तीसरा, जब आप ठीक नहीं है, व्हेन यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट इफेक्टिव एंड यू आर नॉट अ वेल प्लान, व्हेन यू आर नॉट वेल प्लान, तब आपकी क्लास में डिसिप्लिन लैग होगा। या फिर जब आप बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड, जब आप बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं है तब भी आपका डिसिप्लिन जो है क्लासरूम में खराब होगा। तो बढ़िया डिसिप्लिन को आप कैसे मेंटेन करेंगे, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है दैट इज नोन एज लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल को समझना पड़ेगा, जहाँ पे मेजरली हम लोग कवर करते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक, ठीक है, एक होता है ऑटोक्रेटिक और एक होता है लेजिस्फेयर। डेमोक्रेटिक का मतलब कि भाई हर एक चीज़ को सलाह मशवरा के साथ, डिस्कशन के साथ और बच्चों की जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार हम सोच के काम करेंगे। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, जैसे हिटलर है, जो टीचर का मन करेगा वही होगा। लेजिस्फेयर का मतलब जहाँ पर जिसका जो मन करे वो कर रहा है। लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो अगर हम इस तरीके से बच्चों से कनेक्ट होते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, हमारा क्लास बच्चों के साथ अच्छा संबंध है, यानी कि एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी बहुत ही साउंड है, तो इससे होता क्या है कि बच्चों का जो है टीचर के प्रति सम्मान बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है क्लासरूम में पड़ता है। अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, टीचर अच्छे तरीके से TLM का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑटोमेटिक क्लास में डिसिप्लिन बन जाता है। वही अगर इन सब चीज़ों में टीचर लैग कर रहा है तो उसकी क्लास में इनडिसिप्लिन होगा, और वैसे में डिसफंक्शनल क्लासरूम हो सकती है या फिर रेस्ट्रिक्टिव क्लास हो सकती है, जहाँ पर डांट टपट के डर से जो है बच्चा किसी काम को करता है। ठीक है, मेजरली अभी हम लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके ऊपर पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, वो है मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये होता क्या है। देखो, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। मल्टी ग्रेड का मतलब होता है जब एक टीचर एक क्लास में एक साथ कई सारे ग्रेड को पढ़ा रही हो। ग्रेड का मतलब होता है क्लास। जैसे कि मेरी क्लास में कई बार आपने देखा होगा गांव के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड नहीं होते, ठीक है। और कई बार नॉर्मल स्कूल्स में भी, शहरों में भी होता है कि टीचर कई बार छुट्टी ले लेते हैं, तो ऐसे में एक टीचर पर काफ़ी बोझ हो जाता है। तो वो क्या करता है, किसी दिन 2-3 क्लास को एक साथ बिठा लेता है। मान के चलो कि पहली लाइन 3rd A है, सेकेंड लाइन 4th A है और थर्ड लाइन 5th A है, यानी कि 3rd 4th 5th 3 अलग अलग क्लास के बच्चे जब एक ही क्लास में एक टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसी स्थिति को हम मल्टी ग्रेड टीचिंग बोलते हैं। और मल्टी लेवल की जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली हर जगह होती है, जहाँ पर एवरेज, पुअर, इंटेलिजेंट, अलग अलग तरह के एबिलिटी के बच्चे, यानी कि जो उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी के बेसिस पे बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हमारी क्लास में इंक्लूसिव क्लास है, तो इंटेलिजेंट और कमज़ोर दोनों एक साथ पढ़ते हैं। अगर सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ पढ़ें तो वो मोनो लेवल टीचिंग होगी। क्या कहेंगे हम उसको, मोनो लेवल टीचिंग। ठीक उसी तरीके से अगर सिंगल क्लास सिंगल टीचर पढ़ा रहा है तो उसको हम कहेंगे मोनोग्रेड टीचिंग। तो मोनोग्रेड टीचिंग तो आमतौर पर क्लासरूम में देखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन मोनो लेवल टीचिंग आपको लगभग भारत में तो ना के बराबर दिखेगी। सभी कोई भी क्लास आप उठा लेंगे वो इंक्लूसिव है, क्योंकि RTE इस चीज़ के बारे में बात कहता है, और RTE कहता है कि भाई हर तरह के बच्चे क्लासरूम में होंगे। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है वो अधिकतर वहाँ आपको दिखाई देगा जहाँ पर टीचर्स नहीं है, क्लासरूम की शॉर्टेज है, ठीक है, बिल्डिंग कमज़ोर है, या मतलब बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी जगह आपको मल्टीग्रेड टीचिंग दिखेगी। जहाँ पर टीचर परेशान रहते हैं, इसके मुख्य कारण है कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं होती, सही फैसिलिटी नहीं होती, टीचर एब्सेंट बहुत मार जाते हैं, या फिर बच्चों का एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके कुछ कारण हैं। मल्टी लेवल टीचिंग का तो मेन इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसको एज ए रिसोर्स के रूप में हम इंजॉय करते हैं। तो कम्प्लीटली इन बातों को यहाँ से आप कवर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम समझिए कि 2 चीज़ों पे हमने मेजरली आज ध्यान दिया है। पहला कि क्लासरूम जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, जो क्लासरूम प्रोसेस होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। रेफरेंस के लिए मैं NIOS का मटेरियल आपको रेफ़र करता हूँ, NIOS के मटेरियल से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा, हमने देखा कि मल्टी ग्रेड टीचिंग और मल्टी लेवल टीचिंग में हमने अंतर जानने की कोशिश करी, इसको हमने कवर किया,
और इसको हमने समझा कि ये क्या है। मल्टी लेवल टीचिंग हर जगह पॉसिबल है, मल्टी ग्रेड टीचिंग कुछ जगह हो सकती है, कई जगह नहीं हो सकती है। जनरली हम लोग मोनो लेवल टीचिंग को हम देखते हैं, लेकिन मोनो ग्रेड टीचिंग को हम हर जगह देखते हैं, लेकिन मोनो लेवल टीचिंग इंडिया में तो नहीं पाई जाती, क्योंकि हर क्लास में हर तरह के बच्चे हमको मिलते हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहीं से सारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इसको कवर कीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर अभी तक आप रिफ्लेक्ट के बैच में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।